आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जूल थॉम्सन प्रसार की या जूल थॉम्सन प्रभाव की ऊष्मागतिकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जूल थॉम्सन प्रसार का मैथमेटिक्स है कि किस तरह मैथ्स का यूज करके हम जूल थॉम्सन प्रसार की व्याख्या कर सकते हैं या इस प्रभाव को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जूल थॉम्सन प्रसार में एंथैल्पी या कुल ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात H इक्वल टू यू प्लस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और यहीं से इसका मैथमेटिक्स या ऊष्मागतिकी स्टार्ट होती है। तो H इक्वल टू यू प्लस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या डी एच इक्वल टू जीरो। जब H का अवकलन करेंगे तो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू ज़ीरो और डी यू का मान प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से रखेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी। तो टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू ज़ीरो और पी डी वी कैंसिल आउट होगा तो टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो फंक्शन है वो ताप और दाब का होता है, तो एंट्रोपी ताप और दाब पर नियत करती है या एस इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड पी। तो यहाँ से हम डी एस टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं डी एस। तो डी एस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी और ये मान समीकरण में रख देते हैं। तो हमारे पास आ गया टी इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ ये जो राशि है टी इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो टी को डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू होगा और ये होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी ये विशिष्ट ऊष्मा होगी नियत दाब पर और इसको सी पी से लिखेंगे। तो टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू सी पी। दूसरी चीज़ जो एंट्रोपी में आंशिक परिवर्तन है दाब के साथ नियत दाब पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसका मान मैक्सवेल के चौथे समीकरण से या चौथे रिलेशन से लिखेंगे और वहाँ से ये प्राप्त होगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये वैल्यू हम रख देंगे, हल करेंगे और डी टी अपॉन डी पी का मान निकाल लेते हैं। तो डी टी अपॉन डी पी का जो मान आता है दैट इज डी टी अपॉन डी पी इक्वल टू वन अपॉन सी पी इंटू टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। ये डी टी अपॉन डी पी का मान ही जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहलाता है। इसको म्यू जे टी से लिखते हैं, म्यू गुणांक और जे हो जूल और टी हो थॉम्सन। और ये जूल थॉम्सन जो गुणांक है ये डी टी अपॉन डी पी ये दाब के साथ ताप परिवर्तन की दर प्रदर्शित करता है। अब हम आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव देखते हैं कि किस तरह जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित करेंगे आदर्श गैस। अब आदर्श गैस के लिए अगर हम जूल थॉम्सन की बात करें, जूल थॉम्सन प्रभाव की बात करें तो आदर्श गैस समीकरण होता है पी वी इक्वल टू आर टी और जैसा डी टी अपॉन डी पी में है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी इसका मान निकाल सकते हैं। तो चाहे आदर्श गैस हो चाहे वास्तविक गैस हो म्यू जे टी निकालते हैं और म्यू जे टी में जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी है साथ में टी भी गुणा है इसका मान निकाल करके इसमें रख देते हैं, म्यू जे टी निकाल लेते हैं। तो पी वी इक्वल टू आर टी से वी का अवकलन कर दिया टी के सापेक्ष पी को कांस्टेंट रख करके, तो हमको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी ये मिला आर अपॉन पी। अब चूंकि हमको टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी चाहिए तो दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा आर टी अपॉन पी और आर टी की जगह पी वी रखेंगे तो पी वी अपॉन पी दैट इज वी। तो हमको टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी इसका मान मिलता है वी और जब डी टी अपॉन डी पी में ये मान रखेंगे तो हमको डी टी अपॉन डी पी का मान प्राप्त होगा जीरो, अर्थात म्यू जे टी जीरो होगा या डी टी अपॉन डी पी इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये बताता है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक शून्य होता है, अर्थात
दाब परिवर्तन करने से ताप में परिवर्तन नहीं होता। तो परिणाम ये है कि आदर्श गैस जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती या सरंध्र दाब से प्रभावित होने के बाद गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम देखते हैं वास्तविक गैस के लिए या वैन डर वाल गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव। तो हमने वास्तविक गैस समीकरण लिया और वास्तविक गैस समीकरण है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ से P निकाल लेते हैं तो P इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ ए और बी जो हैं ये बहुत छोटी राशियाँ हैं। अब इस समीकरण का हम अवकलन करते हैं और यहाँ अवकलन करते हैं वी का टी के सापेक्ष पी कांस्टेंट रख करके, क्योंकि हमको म्यू जे टी में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट पी चाहिए। तो इसका समीकरण का अवकलन करने के लिए हमने v का अवकलन कर दिया t के सापेक्ष आंशिक अवकलन p कांस्टेंट रख करके। p कांस्टेंट है तो p का अवकलन 0, आर टी अपॉन वी माइनस बी का r अपॉन वी माइनस बी और फिर 1 अपॉन वी माइनस बी का माइनस वी माइनस 1 अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू आर टी और a अपॉन वी स्क्वायर का माइनस 2a अपॉन वी क्यूब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट p। तो ये हमने अवकलन कर लिया। अवकलन कर लिया तो यहाँ से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट p ये कॉमन ले लिया। तो हमारे पास दो जगह हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट p, दोनों को एक साथ ले लिया। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट p इंटू आर टी अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वी क्यूब इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। तो यहाँ से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट p निकालेंगे तो लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगा राइट साइड। तो हमने डिवाइड कर दिया। तो अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये राशियाँ प्राप्त अब यहाँ नीचे जो आर टी वी क्यूब है पहले पद में, तो इस आर टी वी क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। तो इंटू 1 माइनस 2a इंटू वी माइनस बी का स्क्वायर अपॉन आर टी वी क्यूब। अब जैसा हमने बताया कि a और b बहुत छोटी राशियां हैं, तो v माइनस बी का स्क्वायर लगभग v स्क्वायर मान सकते हैं। तो v स्क्वायर से v क्यूब कैंसिल होगा तो अपॉन बचेगा 1 अपॉन v और ये बचेगा v माइनस बी अपॉन टी इंटू 1 माइनस 2a वी क्यूब अपॉन आर टी वी क्यूब या 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी। अब चूंकि हमको t इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट p चाहिए, तो दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड में t कैंसिल हो जाएगा। तो v माइनस बी, नीचे जो राशि है उसको ऊपर लेंगे तो पावर होगी -1 और फिर इसका बायनोमियल विस्तार कर देंगे 1 माइनस एक्स की पावर -1 का तो 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी। आगे जो राशियाँ आएंगी उनको नगण्य ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो v प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस बी माइनस 2ab अपॉन आर टी वी। अब ए बी बहुत छोटी राशियाँ हैं तो ए बी और भी छोटी राशि हो जाएगी, तो इसको नगण्य मान लें। तो हमारे पास बचा v प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस बी और ये मान ऊपर म्यू जी टी के फॉर्मूले में रख दें तो हमारे पास डी टी अपॉन डी पी का मान आता है 1 अपॉन सी पी इंटू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला वास्तविक गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान प्रदर्शित करता है। अब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि ये जो डी टी अपॉन डी पी का जो मान है ये राइट साइड में 2a अपॉन आर टी माइनस बी पे डिपेंड करता है। तो 2a अपॉन आर टी माइनस बी के मान के अनुसार तीन स्थितियाँ हो सकती हैं कि 2a अपॉन आर टी माइनस बी 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो। तो अगर केस हम फर्स्ट लें कि 2a अपॉन आर टी माइनस बी 0 से बड़ा हो या 2a अपॉन आर टी बी से बड़ा हो या टी छोटा हो 2a अपॉन आर बी से, तो उस स्थिति में डी टी अपॉन डी पी धनात्मक होगा। तो डी टी अपॉन डी पी धनात्मक होगा तो इसकी दो स्थितियां हैं, या तो डी टी धनात्मक हो तो डी पी भी धनात्मक हो और डी टी ऋणात्मक हो तो डी पी भी ऋणात्मक हो। अर्थात दाब कम करें तो ताप कम होगा और दाब बढ़ाएं तो
ताप भी बढ़ेगा। क्योंकि जूल थॉमसन प्रभाव में हम दाब को कम करते हैं, तो जब दाब को कम करते हैं, अंतिम दाब कम होता है, तो फिर अंतिम ताप भी कम हो जाएगा। तो अगर किसी गैस का ताप T 2A/RB से कम है, तो उस स्थिति में गैस का ताप कम हो जाएगा, अर्थात गैस शीतल हो जाएगी। दूसरा केस, यदि 2A/RT-B 0 से छोटा है या T बड़ा है 2A/RB से, तब dT/dP ऋणात्मक होगा। अब ऋणात्मक होने के दो केस हैं, dt धनात्मक हो और dP ऋणात्मक हो, या dt ऋणात्मक हो तो dP धनात्मक होगा। अर्थात एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरे में कमी होगी, और एक में कमी करेंगे तो दूसरे में वृद्धि होगी। तो दाब में कमी करेंगे तो ताप में वृद्धि होगी, और दाब में वृद्धि करेंगे तो ताप में कमी होगी। तो जूल थॉमसन प्रभाव में हम दाब में कमी करते हैं, तो दाब में कमी करते हैं तो ताप में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात गैस शीतल होने की बजाय अब गर्म हो जाएगी। तीसरा केस, यदि 2A/RT-B = 0 या T = 2A/RB, तो इस स्थिति में dT/dP = 0 होगा। अर्थात गैस का ताप अगर 2A/RB के बराबर हो, तो उस स्थिति में गैस जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगी, या सरंध्र पात्र से प्रसरित होने के बाद गैस का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ जो विशेष स्थितियाँ 3 हमने देखी, इसमें एक चीज़ निकल कर के आती है कि यदि गैस का ताप T 2A/RB से कम है, अधिक है या बराबर है, उस स्थिति में यह तय करेगा कि गैस का शीतलन होगा, तापन होगा, या गैस का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर गैस का ताप 2A/RB से कम है, प्रारंभिक ताप कम है, तो गैस शीतल होगी, और गैस का ताप 2A/RB से अधिक है, प्रारंभिक ताप 2A/RB से अधिक है, तो गैस का तापन होगा, अर्थात प्रसरण के बाद ताप बढ़ जाएगा। और T = 2A/RB है, एग्जैक्ट इसके बराबर है, तो गैस जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगी। तो ये जो ताप शीतलन या तापन को तय करता है, ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। व्युत्क्रमण ताप वो ताप है जिससे कम प्रारंभिक ताप रखने पर सरंध्र पात्र से निकलने के बाद गैस का शीतलन होगा, और जिस ताप से अधिक ताप रखने पर सरंध्र पात्र से निकलने के बाद गैस का तापन हो जाएगा। तो इसके दोनों तरफ स्थितियां विपरीत होती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं। तो कम है दाब तो ताप कम हो जाएगा, अगर प्रारंभिक ताप कम है तो अंतिम ताप और कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर प्रारंभिक ताप अधिक है तो अंतिम ताप और अधिक हो जाएगा, अर्थात जो गैस जितनी शीतल है वो प्रसरण के बाद उतनी ही और अधिक शीतल हो जाएगी, और जो गैस जितनी गर्म है वो प्रसरण के बाद उतनी ही और अधिक गर्म हो जाएगी। तो ये TI एक मध्य ताप है जिसके दोनों तरफ की स्थितियां एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं, विपरीत होती हैं, इसलिए इसको व्युत्क्रमण ताप कहा जाता है। तो जो जूल थॉमसन प्रभाव में हमने प्रारंभिक स्थिति देखी कि हाइड्रोजन और हीलियम प्रसरण के बाद गर्म हो जाती है और शेष सभी गैसेस शीतल होती हैं। तो इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो व्युत्क्रमण ताप है सामान्य ताप से अधिक होता है। इस कारण जो भी गैस लेंगे सामान्य ताप पर, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इनका प्रसरण के बाद ताप बढ़ जाएगा, जबकि अन्य गैसेस का ताप प्रसरण के बाद कम हो जाता है। तो ये था जूल थॉमसन प्रभाव की ऊष्मागतिकी या जूल थॉमसन प्रभाव का मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।